सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 रतलाम से, और मैं यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हूँ, जीव विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के हार्ड स्पॉट में। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का विखंडन। तो शुरू करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है? कहाँ से मिलती है आपको ऊर्जा? कहाँ से मिलती है आपको ऊर्जा? आप सीधे रोज ग्लूकोज खाते हो? नहीं। कहाँ से? भोजन से, है ना? भोजन से ऊर्जा मिलती है। अब हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर की, उन सब कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आप कहते हैं भोजन से मिलती है। लेकिन सारी कोशिकाएं, आपको पता है कि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, आपको दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी, लेकिन आपका खाना आपको दिखाई देता है। तो इतनी बड़ी चीज़, जब आपकी इतनी बड़ी रोटी है, आप जब बाइट लेते हो इतना बड़ा होता है, और जो सेल दिख नहीं रही है, तो उसके अंदर जाके वो एनर्जी दे सकता है? कैसे देगा? कैसे देगा? टूट कर देगा, टूट कर देगा। तो जब आप खाना खाते हो तो आपके दांत उसको ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। कैसे होता है? आपके पाचन तंत्र के अंदर होता है। ये जब खाना खाते हो तो थोड़ा पाचन आपके मुंह में होता है, यहाँ पे मुख गुहा में अमाइलेज एंजाइम आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर अमाशय में थोड़ा पाचन होता है प्रोटीन का। फिर उसके बाद ये देखिए छोटी आंत है, इस छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। और जब बहुत छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल या जैव अणु में आपका भोजन टूट गया है, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट टूट गया है, आपके ग्लूकोज में, आपके प्रोटीन से बन गए अमीनो अम्ल, आपके फैट से बन गया है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वो सब क्या होते हैं? आपके यहाँ आंत में प्रेजेंट हैं। अब आंत में प्रेजेंट हैं तो आंत से वो अवशोषित होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर आंत है, और आंत के अंदर ये संरचना है, इसे बोलते हैं दीर्घरोम या विलाई। कैसी है? आपके फिंगर के जैसी है, ऐसे ऐसे फोल्ड बने हुए हैं। कहाँ पे? यहाँ छोटी आंत में। और छोटी आंत के आसपास बहुत सारी रक्त वाहिकाएं। वो रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं? सबसे पहले ये दीर्घरोम आपके ग्लूकोज को, आपके अमीनो अम्ल को, सबको अवशोषित करते हैं अपने अंदर, और इसके आसपास फैली हुई रक्त कोशिकाएं जो हैं उसको दे देते हैं। ये अपने आसपास फैली हुई रक्त कोशिकाओं को क्या देगा? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऐसे छोटे छोटे अणु को दे देगा। अब रक्त क्या करता है? रक्त पूरी शरीर में जाता है, हर एक कोशिका के पास जाता है ना, छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं की मदद से। तो सब कुछ आपका ग्लूकोज लेके रक्त हर कोशिका के पास पहुंच रहा है, और वहाँ से कोशिकाएं क्या करती है? रक्त कोशिकाओं से ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेती है। अपने अंदर लेने के बाद वो ग्लूकोज का क्या करती है? विखंडन, और उससे क्या करती है? ऊर्जा निकालती है। जब ऊर्जा निकालती है तो वो ऊर्जा निकालने का तरीका कौन सा है? वही है ग्लूकोज का विखंडन पथ। तो जो सेल आपको दिखाई नहीं देती, उसके अंदर जब ग्लूकोज पहुँचेगा और टूटेगा, तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। सिर्फ आपने खाना खा लिया, उसका पाचन तंत्र में हो गया, उससे आपको ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। जब आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, तब आपका ग्लूकोज टूटेगा और फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि वो ग्लूकोज का विखंडन होता कैसे है। तो ग्लूकोज के विखंडन के 3 तरीके हैं, और सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो
कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनने के बाद अगर आपने सूत्र पढ़ा हो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन हैं? 6। अब वो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। आप 3 कार्बन वाले टुकड़ों में तोड़ दीजिए, दो टुकड़े हो जाएंगे ग्लूकोज के 3-3 कार्बन वाले। आप 2-2 कार्बन वाले 3 टुकड़े कर सकते हो, है ना। ऐसे तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। आप 1-1 कार्बन वाला अणु भी तोड़ के बना सकते हो, 6 अणु बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप जिस तरीके से तोड़ रहे हो उसी पर निर्भर करता है कि आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज को किस किस तरीके से तोड़ा जाता है। तो सबसे पहला तरीका है, ग्लूकोज का अणु जब आपकी कोशिका में पहुंच गया तो कोशिका द्रव एक चीज़ होती है, आपको पता है ना। कोशिका में कोशिका भित्ति है, अंदर कोशिका झिल्ली है और बीच में केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहली स्टेप ग्लूकोज के विखंडन में कोशिका द्रव्य में होती है। वहाँ क्या करते हैं, ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला अणु है उसको 3 कार्बन वाले अणु में तोड़ते हैं। और अब ये 3 कार्बन वाला जो अणु बना है उसका नाम क्या है? पाइरूवेट। क्या नाम है? पाइरूवेट। अब पाइरूवेट बनाने की जो प्रक्रिया हुई, कहाँ हुई? कोशिका द्रव्य में हुई। अब कोशिका द्रव्य में ये जो प्रक्रिया हुई जिससे ग्लूकोज से पाइरूवेट बना, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलिसिस। अब इस काम को करने के लिए ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो भी होगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब भी ये काम होगा। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन है तो भी ये प्रक्रिया होगी, नहीं है तब भी ये प्रक्रिया होगी। तो ग्लूकोज से सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या बना? पाइरूवेट। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ा? ग्लूकोज को तोड़ा। किस में तोड़ा? पाइरूवेट में। 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज था उसको 3-3 कार्बन वाले 2 पाइरूवेट में तोड़ दिया, ठीक है। ये सब हो गया कोशिका द्रव्य में। और अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। अब है आपके 3 अलग अलग तरीके। ये प्रक्रिया सभी में होती है, पौधों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है, छोटे सूक्ष्म जीवों में, सब में होती है। अब जो आगे का प्रोसेस है उसमें अंतर है। तो सबसे पहला तरीका आपका है कि जब पाइरूवेट के बाद आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है तब आप इस तरीके से विखंडन करते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यह प्रक्रिया कैसी है? अवायवीय श्वसन है। विखंडन जो आप ग्लूकोज का कर रहे हो सेल के अंदर, उस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले खाने का पाचन किया, उसके बाद ग्लूकोज कोशिका के अंदर आया। अब कोशिका में क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है ना। तो अब अगर आपके पास ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, जैसा कि यीस्ट करता है, उसके पास अवायवीय स्थिति में है, तो वो पाइरूवेट को तोड़ के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और थोड़ी ऊर्जा बन जाती है। अब जो ये इथेनॉल बना है वो कितने कार्बन वाला है? उसमें 2 कार्बन होते हैं। यहाँ कितने थे पाइरूवेट में? 3 थे। यहाँ पे इथेनॉल के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला अणु बना है। तो 6 से 2 कार्बन वाला अणु बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और क्या बना? ऊर्जा बनी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, तो जो ऊर्जा बनी है वो थोड़ी कम है, क्योंकि ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन नहीं हुआ। अगर पूरा ग्लूकोज टूट गया होता अच्छी तरह से तो यहाँ इथेनॉल की बजाय कुछ और बनता और ऊर्जा भी थोड़ी ज़्यादा बनती। तो यीस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है पाइरूवेट को तोड़कर, और यह प्रक्रिया क्या कहलाई? अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है जब आपके पास भरपूर ऑक्सीजन हो, जैसा कि आपके पास है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके आसपास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है।
तो ऑक्सीजन जो आपको मिल रही है वो क्या करती है, ग्लूकोज का विखंडन में मदद करती है। वो बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज के विखंडन के लिए। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तब क्या होता है, ये पायरूवेट जो पहले आपने तोड़ लिया है, ग्लूकोज से तोड़ के आपने पायरूवेट बना लिया, अब पायरूवेट तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की मदद से और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता है CO2। कितने कार्बन है CO2 में? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन वाला अणु बना है ना। 3 कार्बन वाले से कितने कार्बन वाला अणु बना? 1 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बना। सिर्फ एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज का हर कार्बन अलग अलग हो गया है ना। जब ग्लूकोज का हर कार्बन अलग अलग हो गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा कितनी बनती है? बहुत अधिक मात्रा में बनती है। ये ऊर्जा अणुओं के रूप में हमारे शरीर में संचित होकर उपस्थित रहती है। उन ऊर्जा अणुओं का नाम है ATP। ATP का नाम आपने पढ़ा है, सुना है। ATP का पूरा नाम लिखने के लिए आता है और उसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3। एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इसलिए बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी ये फॉस्फेट एडिनोसिन के साथ जुड़ता है तो उसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी भी ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हो रही है वो सब क्या कर रही है, एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट को जोड़ के ATP बनाने का काम कर रही है। ये ATP आपकी शरीर में सुरक्षित रहते हैं। जब तक कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तब तक ये आपके शरीर में सुरक्षित रहेंगे। जब आपको इसकी ज़रूरत है ऊर्जा की तो ये टूट के आपको ऊर्जा देंगे। इसीलिए हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ATP को। कौन सी है हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा? ATP। अब मान लीजिए आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपकी सांस फूलने लगती है, लेकिन अभी भी आपको दौड़ना ज़रूरी है ना। कोई इमरजेंसी हो तो आप दौड़ते हैं ना। आप दौड़ रहे हैं तो सांस क्यों फूल रही है? आपको प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पा रही है जिससे कि आपको एनर्जी मिले। क्यों? आपका तो ग्लूकोज का विखंडन होना चाहिए ना। जब आपको ऊर्जा चाहिए तो आपका ग्लूकोज का विखंडन होना चाहिए, लेकिन आप जब तेज दौड़ रहे हैं तो आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही क्योंकि आप गहरी सांस नहीं ले पा रहे हो। तो आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या आपके ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पूरा विखंडन नहीं होने से आपको पर्याप्त ऊर्जा भी नहीं मिल रही, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता तो अभी भी है। तो आपकी मांसपेशियों में एक अलग ही तरह का ग्लूकोज का विखंडन देखा जाता है और उसको क्या कहते हैं हम? जब ऑक्सीजन की कमी हो तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, पायरूवेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। पायरूवेट आपका 3 कार्बन वाला है, लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन वाला है, लेकिन इस कन्वर्शन के टाइम पे आपको थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और आपको इमरजेंसी में जो ऊर्जा चाहिए वो आपको दे दी जाती है। लेकिन ये ऊर्जा बहुत कम होती है। कितनी होती है? सिर्फ 2 ATP। सिर्फ 2 ATP बनते हैं इस तरह की प्रक्रिया से। लेकिन यहाँ पर कितने बनते हैं? तो 38 ATP बनते हैं। आप अंतर देख पा रहे हैं? यहाँ पे 38 ATP बनते हैं जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो तो मसल सेल्स में बहुत तेज़ी से आपको चाहिए ऊर्जा, तो आपको ऊर्जा मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 अणु। और लैक्टिक अम्ल आपकी सेल्स में जमने लगता है, इसीलिए आप दौड़ते दौड़ते थकान महसूस करने लगते हो, है ना। लेकिन फिर हम थोड़ी देर जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से आपको थकान फिर थोड़ी देर के बाद महसूस नहीं होती, सब नॉर्मल लगने लगता है। बहुत सारी ऑक्सीजन वापस अंदर जा रही है और फिर से आपका नॉर्मल प्रोसेस ग्लूकोज के विखंडन का शुरू हो जाता है। तो ग्लूकोज फिर से पायरूवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट के फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, 38 ATP बनाना शुरू कर देता है।
तो इस तरह जितनी भी आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है ग्लूकोज के विखंडन से पूरी की जाती है, और ये ग्लूकोज के विखंडन के 3 पथ अपनाए जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में आप बताओ कि कौन सा पथ अपनाया जाता होगा? ऑक्सीजन जब आपके पास बहुत सारी है तो ग्लूकोज से क्या बन गया होगा आखिरी में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। लेकिन ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए थोड़ी सी, तब क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा में सिर्फ 2 ATP। और यीस्ट के पास स्पेशल केस में बिना ऑक्सीजन के भी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और इसी क्रिया को हम किण्वन भी बोलते हैं। ये आपका जो बेकरी उद्योग है उसमें इसका यीस्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये प्रक्रिया किण्वन, फर्मेंटेशन, इसका बहुत उपयोग होता है। ये बहुत ही महत्व की क्रिया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।